दिन अभी तो एक बार बोर्ड देख लेना। सही आया? मराठा साम्राज्य बोर्ड आ रहा? देखो चलिए, आप लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और ढेर सारी बधाइयाँ और स्वागत पुनः वापसी के लिए। और कुछ तकनीकी कारणों के चलते जो है थोड़ा सा व्यवधान था। और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि जो है हम लोग 8 मई को मिले थे और 8 मई को हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक, और लास्ट में वही मराठा साम्राज्य चल रहा था, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो आप लोग पेन कापी लेकर बैठ जाओ और बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ और दिल के गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अभ्युदय योजना में सबका स्वागत करते हैं। और हम लोग बखूबी इसको, क्योंकि आपकी परीक्षा भी टल गई है, 10 अक्टूबर है, इसलिए बढ़िया से आप लोग तैयारी करो और बहुत इत्मीनान से पढ़ो और अच्छी तरह से। और इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे, टेस्ट पेपर वगैरह भी इसमें लॉन्च करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना उसमें। तो आप लोग बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ इसमें लगे रहो और मंजिल निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। और जिस मनोयोग के साथ हम लोग अध्यापन कर रहे हैं और आप लोग भी स्टडी कर रहे हो, आप लोग बहुत बेताब थे, व्याकुल थे कि कैसे क्लास शुरू होगी। आप लोग अंधकार में बिल्कुल चले गए थे, लेकिन अब आज से जो है उजाला मिलने लगेगा और प्रकाश की ओर आप लोग बढ़ोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि सभी लोग आ गए होंगे। तो हम लोग एक बड़े ही ग्लोरियस साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, और एक बड़ा ही कह लीजिए ग्लोरीफाइड, जो भारत की आन मान शान है, मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य। और उस दौर में आप देखोगे तो जो मराठा साम्राज्य था, जिस दौर का हम लोग स्टडी किए, यानी कि इसको थोड़ा सा मेडिवल से मॉडर्न की ओर लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा स्टडी किया था पेशवा और छत्रपति, यानी कि छत्रपति और पेशवा को पूरा स्टडी करना पड़ेगा, तब मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए जो जिम्मेदार परिस्थितियां थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। आप लोगों को याद होगा कि हमने कई फैक्टर बताया था कि व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस विच वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मराठा एम्पायर इन 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी के दौरान जो मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, जो एक अवधारणा आई, कन्फेडरेशन की एक अवधारणा आई, यानी कि राज्य जो साम्राज्य में बदला, उसके पीछे ढेर सारे कारण थे, ढेर सारे सर्कमस्टांसेस थे। आर्थिक सामाजिक कारण था जिसका समर्थन सतीश चंद्र महोदय ने किया। सतीश चंद्र महोदय का यह मानना था कि जो आर्थिक सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर है, जो समायोजन करने की इनकी शक्ति है, यानी कि शाहजी भोसले और शिवाजी और मराठा साम्राज्य में जो एक तरह से कह लीजिए कि जो समन्वय करने की इनकी प्रवृत्ति है, यानी कि निम्बालकर परिवार है, फाल्स परिवार है, भोसले परिवार है, और एक तरह से कह लीजिए कि जितने इस तरह से कुंबी हैं, छोटे वर्ग और बड़े वर्ग को एक तरह से जो समायोजित करने की शक्ति है, इसको सतीश चंद्र महोदय ने कहा है कि इनके सुदृढ़ता का एक बहुत बड़ा कारण है। और वहीं आप ग्रांड डफ को देखोगे, ग्रांड डफ जो हिस्ट्री ऑफ मराठवाड़ा में लिखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनका भौगोलिक परिवेश है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन ईश्वरी प्रसाद को आप देखोगे तो वो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को बताते हैं, और एक तरह से कह लीजिए कि जो इनका सामरिक प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है।
इसकी संरचना भी हम लोग देखे थे कि कई, आप देखोगे कि 4 भागों में पूरा शिवाजी का साम्राज्य बटेगा। एक तो उत्तरी प्रांत है, एक दक्षिणी प्रांत है, एक दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, एक दक्षिण पूर्वी प्रांत है सतारा कोल्हापुर वाला, और एक दक्षिण पश्चिमी प्रांत है जिसको हम लोग एक तरह से कोंकण वाला इलाका कहते हैं, जिसको एक तरह से कह लीजिए कि पूरा एक वो जल जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो यानी कि एक पूर्वी घाट, यानी कि एक तरह से पूर्वी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और एक तरह से कह लीजिए पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के अगर तटवर्ती क्षेत्र को देखा जाए तो ये 3 भागों में बटेगा। और जो सह्याद्री की पर्वतमाला, इसके नीचे का जो एरिया है कोंकण का क्षेत्र, और एक सह्याद्री का जंगल वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग मावल प्रदेश भी कहते हैं। मावल, तो एक तो कोंकण प्रदेश है, एक मावल प्रदेश है। और आप देखो जो बेल्लोर है, जिंजी है, जो आधुनिक कर्नाटक वाला हिस्सा, वो भी महाराष्ट्र में था। तो मराठवाड़ा एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य आप देखोगे कि वहाँ है। तो इस तरह से आप उत्कर्ष में देखोगे। और हम लोगों ने ये भी अध्ययन किया था कि इनके वंशज कहाँ से थे। जो शाहजी को आप देखोगे, शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिता थे, इनके धमनियों में सिसोदिया राजपूत घराने का रक्त बहा करता था। यानी कि आप वो दौर याद करो, 1300, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का दौर, 1303 ईस्वी, चित्तौड़ का अटैक। और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करता है तो वहां से ये परिवार भाग कर आता। यानी कि वहां से आप देखोगे सज्जन सिंह हैं, सुजान सिंह या सज्जन सिंह का परिवार वहां से शिफ्ट हो जाता है महाराष्ट्र। और इन्हीं के 5वें पीढ़ी में है आपके उग्रसेन करके, और उन्हीं के पीढ़ी में आप देखोगे शुभकर्ण है, उग्रसेन, और उन्हीं के पीढ़ी में आगे चल के मालोजी मिलेंगे। और उन्हीं मालोजी के घर जो है शाहजी भोसले का जन्म होता है। यानी कि एक तरह से आप देखोगे तो 1594 में शाहजी भोसले का जन्म होता है और 1664 में इनकी डेथ होती है, जब पुरंदर की संधि होती है। जब शिवाजी पुरंदर की संधि का जो वर्ष है वही इनके शाहजी भोसले के डेथ का वर्ष। तो शाहजी भोसले के घर जो है जीजाबाई और शाहजी भोसले के यहाँ सिवनेर के दुर्ग में 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हो रहा। तो 1627 का मतलब क्या है कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वही मुगलों का, एक तरह से मुगलों का उत्कर्ष है, यानी कि महान मुगल्स, जहांगीर का समय, और एक तरह से आप देखो कि जो है औरंगजेब का समय, शाहजहां का समय। तो 1620 ईस्वी में कुछ हमने थोड़ा सा आपको हिंट किया था कि 1620 ईस्वी में जहांगीर उमरा वर्ग में शामिल करता है मराठों को। तो शाहजी जहांगीर के सेवा में आते हैं, मुगलों की सेवा में आते हैं 1620। और 1632 के आसपास आप देखोगे तो शाहजहां के सेवा में शाहजी आ जाते हैं। और शिवाजी का बचपना था उस समय। और शाहजी क्या है कि ये इतना कंकरीला, पथरीला और दुर्गों वाला क्षेत्र था, बड़ा दुर्गम क्षेत्र था, यहाँ के लोग बड़े मजबूत होते थे। और एक मराठा साम्राज्य के पीछे कहीं न कहीं जो चेतना रही है, पंढरपुर की जो चेतना है, बरकरी और धरकरी, यानी कि जो विठोबा की पूजा करते थे, जो एक तरह से कह लीजिए कि जो एक तरह से तुकाराम, नामदेव, एकनाथ और रामदास और ज्ञानदेव की जो बाणियाँ हैं, जो भक्ति आंदोलन है, वो कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक चेतना है, क्योंकि यहाँ भेदभाव का निषेध किया गया, भेदभाव से दूर रखा गया अपने को। और एक जो है सुलहे कुल की नीति आप जो देखोगे इनमें, एक दूसरे को जोड़ने की नीति, ये कहीं न कहीं मराठा संचार का एक बहुत बड़ा कारण बनी। और ये जाबाज हुआ करते थे, और एक तरह से यहाँ खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट था नहीं, बहुत ज़्यादा उपज नहीं होती थी,
काली मिट्टी का क्षेत्र था। तो आप देखोगे यहाँ कपास का उत्पादन, आगे चल के जब हम लोग एंग्लो मराठा युद्ध लड़ेंगे, ये देखेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि इनको जो है कच्चे माल के लिए भी इस्तेमाल किया गया, अंग्रेजों ने किया। क्योंकि जब अमेरिका हाथ से निकल जाता है तो कच्चा माल मिलना बंद हो जाता है। तो भारत को कच्चे माल के रूप में, भारत को बने बनाए माल के रूप में, मंडी के रूप में, बाजार के रूप में यूज किया जाएगा, जो उपनिवेशवाद के विविध चरणों में हमने समझाया था। इतिहास में जब तक अपनी बौद्धिकता को आप विकसित नहीं करोगे, तब तक तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाओगे, और जब तक तथ्य की व्याख्या नहीं होगी तो कंसेप्ट नहीं आएगा पूरी तरह। कंसेप्ट से ही तथ्य सरवाइव करेगा, नहीं तो डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये चीज थोड़ा सा हम लोगों को ठहर के देखना है कि राजपूतों को उमरा वर्ग में अगर आ जाए, उमरा वर्ग का मतलब है कि एक तरह से कह लीजिए मनसबदारी वर्ग में, अमीर वर्ग में, राजपूतों को उमरा वर्ग में शामिल करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अकबर को दिया जाता है, सम्राट अकबर को। लेकिन अगर देखा जाए मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने का श्रेय, तो वो जो जाता है वो जहांगीर को जाता है। मराठों को उमरा वर्ग में इन्होंने शामिल किया, और अफगानों को उमरा वर्ग में शामिल किया जहांगीर ने, जो बार बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी लेवल पर। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि बीजापुर में सैन्य सेवा देते थे, अहमदनगर में सैन्य सेवा देते थे ये। और एक तरह से आप देखोगे तो जो इनकी सिस्टम है, जो शिवाजी की रैयतवाड़ी सिस्टम है, उसमें मलिक अंबर का भी प्रभाव दिखाई देगा। मलिक अंबर ने ही इनको पूना की जागीर जो है, एक तरह से अहमदनगर से ही मिला इनको, पूना का जो जागीरदार बनाया गया। और एक बड़ा संपन्न परिवार था, आप देखोगे जो लखूजी यादव का परिवार था, जो देवगिरी के यादवाज हुआ करते थे, उसी में लखूजी यादव का परिवार था, जिनको एक तरह से कह लीजिए कि सिंदखेड़ की जागीर मिली थी। और सिंदखेड़ के बड़े प्रथम श्रेणी के जो है एक तरह से कह लीजिए सेवक थे लखूजी यादव, जिनकी पुत्री थी जीजाबाई, जो ब्याही थी शाहजी भोसले से, और उन्हीं से शिवाजी का जन्म होता है सिवनेर के दुर्ग में। तो आप देखोगे कि बहुत कम समय में शिवाजी ट्रेनिंग भी लेते हैं और धीरे धीरे सीख लेते हैं। और 2-3 व्यक्तित्व का हमने बताया था कि उसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो दादाजी कोंडदेव, जो शाहजी भोसले के पूना की जागीर के संपदा के संरक्षक थे, और एक तरह से शाहजी भोसले ने अपॉइंट किया था, क्योंकि शाहजी भोसले के दोस्त भी हुआ करते थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव को सैनिक यानी कि सैन्य सेवा यानी कि सैन्य प्रतिभा शिवाजी में दादाजी कोंडदेव ने डाला। और दादाजी कोंडदेव का आप देखते हो कि 40s में यानी कि 47 के आसपास डेथ हो जाती है। तब शिवाजी पूरा जो है बिना किसी रोक टोक के पूरा जो है आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो दादाजी कोंडदेव इनके जो है एक तरह से कह लीजिए पॉलिटिकल संरक्षक हुए। लेकिन अगर सर्वांगीण विकास आए, यानी कि सर्वाधिक इनके व्यक्तित्व पर अगर प्रभाव किसी का पड़ा, तो वो जीजाबाई का, क्योंकि इनके पिताजी कर्नाटक के क्षेत्र में, जिंजी के क्षेत्र में रहने लगे तुकेबाई मोहिते के साथ। दूसरी शादी जो उनकी हुई थी, तो वो बेंको जी के साथ जो है, जो उनके बेटे थे, उनके साथ वो वहां रहने लगे। तो ज्यादा सानिध्य इनको जो है जीजाबाई का ही मिला। और समर्थ गुरु रामदास, जो दास बोध के लेखक थे, मराठवाड़ा में एक बहुत बड़ा स्थान था समर्थ गुरु रामदास का। तो रामदास को आप देखोगे तो रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। यानी कि कभी भी शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु आ जाए तो रामदास लगाना, और एक तरह से राजनीतिक अगर पॉलिटिकल गुरु आ जाए तो फिर जो है दादाजी कोंडदेव। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का इनके ऊपर पड़ा, इनके जीवन में, इनके व्यक्तित्व में, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हुआ वो माँ के सानिध्य में आकर हुआ, जीजाबाई। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना कंसेप्चुअल। इसके बाद आप देखोगे कि हम लोग ये भी पूरा शिवाजी के बारे में हम लोग देख लिए थे, लास्ट तक ले गए थे शिवाजी को।
यानी कि आप देखोगे तो जो सिंहगढ़ का किला रहता 43 में, उसकी विजय होती है, फिर तोरना का किला का विजय होती है, फिर रायगढ़ के किले की विजय होती है। और एक हमने विजय महत्वपूर्ण बताया था जो 1656 के आसपास 56 में, जो एक तरह से कह लीजिए चंद्रराव मौर्य से जाबाली दुर्ग इन्होंने छीन लिया। जाबाली की विजय बहुत महत्वपूर्ण है और उसी वर्ष इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और 1657 में इनकी जो झड़प होती है पहली बार मुगलों से होती है। ये सारा पॉइंट हम लोग पिछले में उसको नोट कर चुके हैं, इसलिए अभी हम बोर्ड पर नहीं जा रहे हैं और इसको आप ध्यान से सुनो, रिकैप करो, क्योंकि आज हम लोगों का जो टॉपिक है एंग्लो मराठा वार पे आना चाह रहे हैं। थोड़ा सा छत्रपति और पेशवा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो इस तरह से आप देखोगे कि शिवाजी की बार झड़प होती है। दक्कन के जो है एक तरह से सेनापति हुआ करते थे औरंगजेब, और 57 में झड़प होती है शिवाजी की। और उसके बाद जो है 59 में आपने देखा कि एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई, अफजल खां। यानी कि बीजापुर ने अफजल खां को भेजा और अफजल खां को इनके पिताजी विशैला सर्प कहा करते थे। अफजल खां को शाहजी भोसले ऐसे संबोधित करते थे कि इससे बचना। और अफजल खां 1659 में मिलने का प्रयास करता है शिवाजी से, और जो है एक तरह से कह लीजिए कि दूत का आदान प्रदान, यानी कि इनके दूत गोपीनाथ, और वहाँ से आप देखोगे भास्कर जी हैं, भास्कर जी दूत बन के आते हैं और इनकी मुलाकात होती है अफजल खां से। और फिर अफजल खां की नीयत कुछ सही नहीं रहती और पहले से ही शिवाजी तैयार रहते हैं उसके लिए। और शिवाजी से जब मुलाकात होती है, एक तरह से कह लीजिए कि वहाँ जो है ये अपना जेन टॉप और सब पहन के गए थे, और वहाँ आर्टिफिशियल ये नाखून पहन के गए थे, बखनक, जिसको बखनक कहते हैं, यानी कि बाघ का नाखून, बाघनक उसको कहते हैं। और अफजल खां की हाइट बहुत थी, तो कभी कभी घटनाएं मिलाने के लिए आता है तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1659 की ये घटना, और इन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि 1659 में जब मुलाकात हुई और जब वो आलिंगन करने लगा तो एक कटार से उसने जो है वार किया इनके ऊपर, और चूंकि ये पूरा पहने हुए थे इसलिए वो लगा नहीं, और इन्होंने जो है बाकनक से उसके जो है आंत को निकाल लिया, यानी कि उसकी वहीं पर डेथ हो गई। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े थे तो 1664 में आपने देखा कि सवाई राजा जय सिंह, यानी कि जो है आमेर के राजा जय सिंह जो थे, उनकी मध्यस्थता में पुरंदर की संधि हो जाती है। उसके पहले भी आपने देखा कि एक घटना हुई थी कि औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था, जो दक्कन का सूबेदार बना था शाइस्ता खां। तो दक्कन का जो है ये बना जो है शाइस्ता खां, तो उसको भेजा कि शिवाजी को आप जैसे भी हो ले आओ। और शिवाजी को, यानी कि अब जब शाइस्ता खां के ऊपर हमला किया इन्होंने पूना में, तो आप देखोगे कि जो वहाँ किला था पूरा, इनका जाना हुआ किला था पूरा पूना का, तो वहाँ इन्होंने जब आक्रमण किया तो वो घायल हो गया, और एक तरह से कह लीजिए कि उसका जो है एक तरह से बेटा मारा गया इसमें। तो शाइस्ता खां का भी दमन कर दिया इन्होंने 63 में। तो एक अफजल खां की घटना और एक शाइस्ता खां की घटना, ये दोनों को ध्यान रखना है। इसके बाद शिवाजी ने जो है आप देखो तो एक तरह से कहो कि आप सूरत की लूट करते हैं। सूरत की पहली लूट होती है, उसके बाद 70 में सूरत की दूसरी लूट होती है। और सूरत की पहली लूट में आप देखो 1 लाख रुपए, एक तरह से कह लीजिए 1 करोड़ के आसपास इन्होंने वहाँ से दौलत प्राप्त किया, सूरत का जो बंदरगाह रहता पूरा। और उसके बाद आप देखो पुरंदर का जो समझौता होता है, पुरंदर की संधि हमने बताया भी था कि 1600 जो है बहुत महत्वपूर्ण संधि है, और इसको याद भी रखना है।
जो 1665 की संधि है पुरंदर की, 1664 में सूरत की लूट होती है और 1665 में पुरंदर की संधि हो जाती है। और उसमें आप देखोगे एक बहुत यात्री हैं, इटालियन यात्री हैं, मनुची, जो तोप चलाते थे, तोपची थे दारा के। तो उस मनोची ने इसको आंखों देखा हाल का वर्णन किया, क्योंकि वो पुरंदर के घेरे में थे भी। और वहां आप देखोगे तो इनसे वार्तालाप होता और अपने ये 35 किले में 23 किले जो है हैंडओवर कर देते हैं, जो 4 लाख ऊंट वाले रहते हैं। तो शिवाजी ने 23 किले अपने हैंडओवर कर दिया, जो जीजाबाई को अच्छा नहीं लगा। और 23 किले जो 4 लाख ऊंट वाले रहते हैं वो हैंडओवर कर देते हैं, और 12 किले अपने पास रखते हैं, और 12 किले जो 1 लाख ऊंट वाले थे उसको अपने पास रखते हैं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, और 5000 मनसबदारी मनसब के रूप में इनको रखा जाता है, यानी कि 5000 मनसब इनको दिया जाता है संभाजी को। और एक तरह से कह लीजिए कि ये एक तरह से मुगल सेवा में जो है स्वीकार कर लेते हैं, और फिर जो है जय सिंह इन्हें मना लेते हैं कि आपको जो है मिलने चलना है। तो ये जयपुर भवन में वहाँ गए, आगरे के लाल किले में, और फिर 66 में वहाँ से ये निकल गए, क्योंकि वहाँ पर इनके साथ जो है 2nd ग्रेड का व्यवहार किया गया और इनको अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं, फिर रायगढ़ आ जाते हैं। फिर एक घटना आपने देखा कि जसवंत सिंह को नियुक्त किया गया, जब मुअज्जम दक्कन का सूबेदार हुआ करता था, दक्कन का जो सेनापति हुआ करता था मुअज्जम, तो उसी समय जसवंत सिंह की मध्यस्थता में एक संधि हुई इनके साथ, और इन्होंने अधीनता स्वीकार किया, और उसी समय इन्हें राजा की उपाधि मिलती है और बरार की जागीर मिल जाती है इन्हें। और एक तरह से कह लीजिए कि उसके बाद ये 70 में फिर सूरत की लूट करते हैं, और 70 में वो जो आपका सिंहगढ़ है, कोंडाना का किला, जो एक तानाजी के करके हैं, वहाँ लड़ाई होती है और किले पर फतह होती है। और 70 के बाद आप देखोगे तो लास्ट में शिवाजी को, अब आप देखोगे अपने जीवन के लास्ट समय में शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं। जबकि आप देखो कि प्राय राज्याभिषेक प्रारंभिक जीवन में होता है, लेकिन शिवाजी के संदर्भ में ये बात आप देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक कराया वो 1674 में कराया। जून 1674 में काशी के ब्राह्मण थे, यानी कि गांग भट्ट करके थे, गांग भट्ट विशेश्वर दास उर्फ गांग भट्ट के नेतृत्व में, यानी देख रेख में, और इनका राज्याभिषेक होता है धूमधाम से। और राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने जो है राजसक संवत करके चलाया, राजसक संवत को चलाया, और हिंदू उद्धारक की उपाधि धारण किया, हिंदू पद पादशाही की उपाधि, गोरक्षा का व्रत लिया एक तरह से, और एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से शिवराई नामक तांबे का सिक्का इन्होंने चलाया, और हूड़ नामक सिक्का सोने का इन्होंने प्रचलित किया। लेकिन आप देखोगे कि 11वें दिन जो है, 11 दिनों के बाद जो है जीजाबाई का डेथ हो जाता है, और जब जीजाबाई की डेथ हो जाती है तो इन्हें लोग बताते हैं कि मंत्र में लग रहा है कि त्रुटि हो गई, इसलिए जो है जीजाबाई की डेथ हो गई। तब इन्होंने जो है क्या किया कि अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया, यानी कि सितंबर में इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ, और इनके पुरोहित हुआ करते थे निश्चलपुरी गोस्वामी। निश्चलपुरी गोस्वामी के देखरेख में तंत्र मंत्र के साथ, पूरी तांत्रिक विधि के साथ इनका दोबारा राज्याभिषेक होता है। और इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में ये देखोगे आप तो 76-78 के आसपास ये जिंजी और वेल्लोर के क्षेत्र में रहते हैं, और पूर्वी कर्नाटक की विजय करते हैं, जिंजी और वेल्लोर का क्षेत्र। इस तरह से आप देखोगे तो शिवाजी के जीवन में एक तरह से लास्ट समय में ये फतेह हासिल करते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा दुखद वर्ष रहता है लास्ट के, क्योंकि बगावत कर जाता है जो संभाजी, और संभाजी को पन्हाला के दुर्ग में ये कैद कर लेते हैं। और जिसके कारण आप देखोगे कि इनके डेथ के समय में
रायगढ़ में ही इनकी डेथ हो जाती है 1680 में, और राजा राम इनका दाह संस्कार करते हैं और राजा राम ही इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन जब पन्हाला के दुर्ग से आ जाता तो संभाजी, राजा राम को हटाकर संभाजी बनता है इनका उत्तराधिकारी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक शिवाजी के बारे में, और शिवाजी के ही समय में हम लोगों ने एक स्टडी किया था अष्टप्रधान का। शिवाजी के समय में आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो इनका शासन प्रशासन है। शिवाजी के समय में जो अष्टप्रधान हुआ करते थे, अष्टप्रधान आप देखोगे तो 8 मंत्रियों का एक जो है संगठन हुआ करता था, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं। और शिवाजी अपने में लुई 14वें के तरह पूरी तरह स्वतंत्र थे। और अष्टप्रधान के जो 8 मंत्री हुआ करते थे वो सचिव के तरह सलाहकारी भूमिका उनकी हुआ करती थी, जिसमें पेशवा देखोगे आप प्रधानमंत्री के रूप में है, और जैसे अमात्य है, मजूमदार है, वित्त मंत्री के रूप में है, सुरनवीस है, सचिव है, और एक तरह से कह लीजिए कि जो दबीर है, सुमंत है, विदेश मंत्री के रूप में, और सुरनवीस है, सचिव है, और एक तरह से कह लीजिए कि जो एक तरह से जो पंडित राव हैं, दाना अध्यक्ष हैं, उनको न्यायाधीश के सरे नौबत हैं, कमांडर इन चीफ के रूप में सरे नौबत हैं, और एक न्यायाधीश हुआ करते थे, और एक पंडित राव हैं दाना अध्यक्ष जो धार्मिक कार्यों की देखरेख करते थे, और एक सरे नौबत का मतलब कमांडर इन चीफ, और हमीर राव मोहिते इनके सेनापति हुआ करते थे सरे नौबत। तो आप देखोगे कि मजूमदार हुआ करते थे, मजूमदार, और अमात्य हैं, सचिव हैं, चिटनीस हैं, दबीर हैं, सुमंत हैं, दबीर और सुमंत जो विदेश मंत्री हुआ करते थे। और इनके जो पेशवा थे, जो एक तरह से कह लीजिए कि मोरोपंत पिंगले करके थे, अष्टप्रधान में जो एक तरह से इनके पेशवा थे मोरोपंत पिंगले। तो आप इन अष्टप्रधान में देखोगे तो जो सारे नौबत को अगर छोड़ दिया जाए तो 7 जो है ब्राह्मण वर्ग से आते थे। यानी कि जो सरे नौबत था उसको छोड़कर अगर देखा जाए तो जो मंत्रियों का 7 पद है वो ब्राह्मण वर्ग से आता था। और सरे नौबत और दाना अध्यक्ष और न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो सभी को आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्य करना पड़ता था। और अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो जितने शाही आदेश या संधियां होती थी, जितने शाही फरमान या शाही आदेश और संधियां होती थी, उस पर आप देखोगे कि इन तीनों को छोड़ दिया जाए, सरे नौबत, दाना अध्यक्ष और एक तरह से कह लीजिए कि जो है जो एक न्यायाधीश, इनको छोड़ दिया जाए तो बकिया 5 मंत्रियों का साइन हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में अगर देखा जाए तो शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किलों की थी। जो इनके किले हुआ करते थे, जो किलों का प्रबंधन था, जहाँ हवलदार, सबनीस, कारखाना नवीस, ये लोग देख रेख करते थे किले का, जहाँ एक तरह से ब्राह्मण भी होता था, कायस्थ भी होते थे, मराठा भी होते थे। जैसे हवलदार मराठा वर्ग से आता था, सबनीस जो होता था जो किले में कार्य वगैरह देखता था सैन्य क्षेत्र का, वो एक तरह से ब्राह्मण जाति से आता था। और आपके जो कारखाना नवीस वगैरह होते थे, वो जो वहाँ इंतजाम करते थे रसद आपूर्ति का, वो एक तरह से कायस्थ जाति के होते थे। तो मतलब एक समायोजन करके ये चलते थे किलों के प्रबंधन में भी। और 200 से 250 किले इनके पास, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो किलों के लिए बड़े फेमस रहे, क्योंकि जो गुरिल्ला वार पद्धति है, अगर दक्कन में देखा जाए तो मलिक अंबर को माना जाता है कि गुरिल्ला वार पद्धति का जनक है मलिक अंबर। लेकिन अगर मराठा साम्राज्य में देखा जाए तो गुरिल्ला वार टैक्टिक्स के बड़े कुशल जो है सिद्धहस्त थे कौन? शिवाजी। और बाद में आप देखोगे वही चीज़ बाजीराव फर्स्ट के समय में आती है
कि बाजीराव फर्स्ट शिवाजी के बाद गुरिल्ला वार टैक्टिक्स के बड़े ही महत्वपूर्ण पुरोधा और सिद्धहस्त थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि एक तो किलों का प्रबंधन, दुर्गों का प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण रहा इनके जीवन में, और दूसरे आप देखोगे नौसेना। शिवाजी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो इनका नौसेना होता था, जो कोलाबा था, भिवंडी था, कोलाबा था, और कोलाबा में ठहराते थे अपने नौसेना को, और उसमें दरिया सारंग, भाई नाइक, मिस्री और दौलत खां, यानी कि नेवी के क्षेत्र में अगर देखा जाए नेवी, तो नेवी के क्षेत्र में इनके कई महत्वपूर्ण सहयोगी थे, और उसमें मुस्लिम वर्ग से भी थे। जैसे आप देखोगे कि दरिया सारंग हैं, और एक तरह से भाई नाइक हिंदू वर्ग से थे, और दौलत खां थे, मिस्री खां थे। ये लोग इनके जो है नौसेना फ्लीट की देख रेख करने वाले थे। तो नौसेना के क्षेत्र में भी बड़ी महत्वपूर्ण इनकी आर्मी थी। और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये एक तरह से कह लीजिए कि जो तोप खाना था, अब इनके पास तोप खाना, अगर तोपों को देखा जाए तो लगभग 150-200 तोपें थी इनके पास, लेकिन तोप खाना जो है ये लिए थे पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से खरीद लिए थे, फ्रांसीसियों से तोप खाना। तो तोप खाना के क्षेत्र में भी इन्होंने एक कुशल आर्मी बनाया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी कुशल आर्मी देखी गई वो पागा और पाइक के क्षेत्र में देखी गई। तो आप देखोगे कि पैदल सैनिक जो हैं, पैदल सैनिक यानी कि जिसको हम लोग पेडेस्ट्रियल आर्मी कहते हैं, और एक घुड़सवार सैनिक जिसको हम लोग पागा कहते हैं, पागा। इसमें आप देखोगे तो जैसे सिलेदार है, बरगीर है और सिलेदार होता था। तो बरगीर क्या है, इसे राज्य के द्वारा अस्त्र शस्त्र मिलता था और रख रखाव होता था, और ये स्वयं अपना प्रबंधन करता था, सिलेदार, ये याद भी रहेगा। और पागा जो है वो घुड़सवार सैनिक को कहते थे, घुड़सवार सेना को, और इसको पाइक कहते थे, पाइक। इसमें आप देखोगे बहुत खूबसूरत पदशोपानिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। और इसमें आप देखोगे तो जैसे अगर नीचे से ऊपर की आप चलो तो एक छोटा सा होता था, नायक होता था, यानी कि नायक होता था, यहाँ नायक होता था, और नायक के ऊपर आप देखोगे तो हवलदार होता था, यानी कि 9 नायक के ऊपर एक हवलदार होता था। और उसके बाद जुमलादार होता था, और जुमलादार के बाद एक हजारी होता था, और इसके बाद 7 हजारी होता था, और 7 हजारी के बाद तब आता था सर नौबत होता था। ये आप ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है पदसोपानिक व्यवस्था में। जैसे आप देखे थे कि सरखेल था, सिपह सालार था, अमीर था, मलिक था, खान था, सुल्तान था, यानी कि जो आर्मी होती थी, जो डेसिमल सिस्टम से आर्मी होती थी दिल्ली सल्तनत में, उसी तरह से आप देखो यहाँ भी कुछ इस तरह के एक हायरार्की देखने को मिलेगा। यानी कि पैदल सेना में जो सबसे छोटा होता था सैनिक वर्ग, उसको नायक कहते थे, और नायक के ऊपर हवलदार होता था, हवलदार में जुमलादार होता था, जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था, एक हजारी से ऊपर 7 हजारी होता था, और फिर लास्ट में होता था कमांडर इन चीफ सरे नौबत। और उसी तरह से यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो है हवलदार से शुरू होता था, और फिर होता था जुमलादार आ जाता था, और फिर एक हजारी आता था, और फिर 5 हजारी इसमें आता था, 5 हजारी आता था, और फिर सर ए नौबत आता था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हवलदार यहाँ जो है सबसे निचले पद पर, और जो सबसे छोटा यानी कि बरगीर और सिलेदार, पागा, घुड़सवार सेना, ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण आर्मी थी
पेडेस्ट्रियल आर्मी एंड कैवेलरी आर्मी इनकी जो है बहुत ही ताकतवर आर्मी थी। और कहा जाता है कि 1 लाख इनके पेडेस्ट्रियल आर्मी थे। 50-60 हज़ार के आसपास, 40-50 हज़ार के आसपास आप देखोगे पागा हुआ करते थे। तो ये पदसोपानिक व्यवस्था हमें थोड़ा सा याद रखना, इसको हम लोग याद रखेंगे तो इस तरह से सैन्य प्रबंधन में आप देखोगे दुर्गों का प्रबंधन है, तोपखाना का प्रबंधन है और नौसेना का प्रबंधन है जिसमें मुस्लिम वर्ग से लोग लिए गए। और इसी प्रकार से आप देखोगे राजस्व के क्षेत्र में जो शिवाजी का प्रबंधन देखने को मिलता है राजस्व प्रणाली के क्षेत्र में, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रमोट करते थे। रैयत माने डायरेक्ट किसान से संबंध रखना, और मलिक अंबर के सिस्टम पर आधारित था। और एक इनके जो है बहुत बड़े एक तरह से कह लीजिए रेवेन्यू अफसर थे जिनको टोडरमल कहा जाता था, यानी कि मराठा साम्राज्य का टोडरमल अगर आ जाए तो अन्नाजी दत्तों को लगाना। अन्नाजी दत्तों ने एक सर्वे किया था। अन्नाजी दत्तों जो है इनकी तुलना टोडरमल से की जाती है और 1679 में इन्होंने सर्वे किया और सर्वे करके जो है इन्होंने राजस्व की दर वगैरह फिक्स किया और 33% से लेकर और 40% के मध्य राजस्व वसूल किया जाता था। और इनके समय में आप देखोगे तो एक प्रणाली थी, यानी कि रस्सी के जरीफ के स्थान पर काठी प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। काठी प्रणाली का, जिसमें आप देखोगे कि 20 बीघा बराबर एक काठी होता था और 120 बीघा बराबर एक चावर होता था। चावर भी इनकी प्रणाली थी, ध्यान रखना, नाप जोक की, और काठी थी जिसको मानक छड़ी भी कहते थे। मानक छड़ी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, मानक छड़ी क्या है, बीघा क्या है। बीघा को इकाई माना जाता था, लेकिन मेजरिंग सिस्टम क्या था, रस्सी के जरीफ के स्थान पर ये काठी का इस्तेमाल करते थे। और काठी यानी कि 20 बीघा इज इक्वल टू 1 काठी और 120 बीघा इज इक्वल टू 1 चावर। तो चावर भी पूछा गया है, काठी भी पूछा गया है, मानक छड़ी भी पूछा गया है। वेतन वगैरह जो ये देते थे इन प्लेस ऑफ सैलरी, उसको मोकासा कहते थे, सरंजाम कहते थे। हालांकि प्राय नगद वेतन देने का प्रयास करते थे, लेकिन मोकासा और सरंजाम दिए जाने की भी परंपरा देखने को मिलती है। तो इस तरह से शासन प्रशासन के क्षेत्र में आप देखोगे तो शिवाजी के समय में ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया था, यानी कि एक तरफ हम लोगों ने छत्रपति को देखा था और एक तरफ हम लोगों ने पेशवा को देखा था। यानी कि अगर पेशवा और छत्रपति के पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो एक तरफ पेशवा होगा और एक तरफ छत्रपति। छत्रपति में अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 1674 से लेकर और 1848 तक। पहले रायगढ़ में सेंटर था इनका और बाद में आप देखोगे जिंजी विशालगढ़ होते हुए सतारा इनका सेंटर बना। तो यानी कि छत्रपति कहाँ रहने लगा, लास्ट में सतारा रहने लगा। और यहाँ शाहजी सेकेंड थे, शाहजी सेकेंड लास्ट छत्रपति थे। और शिवाजी से ये परंपरा शुरू होती है, शिवाजी से। और शिवाजी के बाद आप देखोगे कि राजा राम आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कौन बनने में कामयाब होते हैं, संभाजी। और संभाजी के बाद आप देखोगे कि राजा राम आ जाते हैं और राजा राम के समय में ही मराठा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। और राजा राम के बाद आ जाते हैं ताराबाई, और ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के देख रेख में शासन करने लगती हैं। और इसके बाद आप देखोगे छत्रपति साहू जी महाराज आ जाते हैं। साहू जी महाराज बहुत समय तक छत्रपति रहते हैं और इनके बाद जो है छत्रपति बनते हैं राजा राम सेकेंड।
राजा राम सेकेंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, मतलब एक तरह से कह लीजिए इनकी कोई सत्ता नहीं रहती है। फिर आप देखोगे प्रताप सिंह बनते हैं, प्रताप सिंह बनते हैं, और लास्ट में जो है शाहजी बनते हैं, शाहजी सेकेंड, या आपा साहेब करके हैं, तो प्रताप सिंह शाहजी सेकेंड। तो ये आप देखोगे शिवाजी जो है 1627, और शिवाजी छत्रपति कब बने 1674, तो 1674 से लेकर 1680 तक, और 1680 से लेकर 1689 तक, और 1689 से लेकर 1700 तक, और 1700 से लेकर 1707 तक, और 1708 से लेकर और लंबे समय तक ये रहते हैं 49 तक, यानी कि 49 तक ये रहते हैं। और इसके बाद ये आ जाते हैं, काफ़ी समय तक ये भी रहते हैं, लगभग 73 के आसपास, और फिर प्रताप सिंह आ जाते हैं। और आप देखोगे बीच में एक दो छत्रपति और हैं, और प्रताप सिंह हम समझ रहे हैं कि 1818 में ये बनते हैं, जब वही पूना की संधि हो जाती है, तो 1818 से लेकर 1839 तक, और 1839 से लेकर 1848 तक। तो आपको लास्ट छत्रपति को थोड़ा याद रखना है, 17 में गोद निषेध के समय में, और यहाँ मराठा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ आप देखोगे, हमने बताया भी था, एक संगमेश्वर की लड़ाई होती है, संगमेश्वर की लड़ाई होती है, संगमेश्वर का युद्ध होता है, जिसमें मुकर्रब खां मुगल सेनापति रहता है, और मुकर्रब खां कभी कलश समेत निर्मम हत्या कर देता है, यानी कि बहुत भीषण लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई 1789 की रहती है, और यहीं से आप देखो कि इन्होंने क्या किया, बहुत बेरहमी से कभी कलश और इनको मार डाला, संभाजी को, और उसके बाद मराठा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। और इस मराठा स्वतंत्रता संग्राम का आप देखोगे पहले नेतृत्व कौन करते हैं, पहले नेतृत्व करते हैं राजा राम, फिर इनकी विधवा पत्नी ताराबाई के द्वारा नेतृत्व होता है। तो ये बहुत बड़ी एक लड़ाई हो जाती है, जो 20 वर्षों तक लगातार चलती जाती है। और फिर आप देखोगे कि इसी समय जो है छत्रपति साहू जी को कैद कर लेता, और साहू जी बाद में रिहा होते हैं। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप देखो कि गृह युद्ध शुरू हो जाने के लिए जो है इनको रिहा कर दिया जाता है। और जब रिहा कर दिया जाता है गिरफ्तारी से, तो लड़ाई हो जाती है खेद की लड़ाई। और जब खेद की लड़ाई शुरू होती है, तो उसी खेद की लड़ाई में खेद की लड़ाई हो जाती है, खेद का युद्ध होता है। और खेद का युद्ध जो होता है, उसी में विजय मिलती है इनको। और इसमें इनका साथ देते हैं कौन, बालाजी विश्वनाथ, जो आगे चल के पहले पेशवा बनेंगे, जो धनाजी जादव के नेतृत्व में, यानी कि धनाजी जादव के देख रेख में 1699 से धनाजी जादव के देख रेख में ये जो है बालाजी विश्वनाथ जो है वो वहाँ पर अपना सैन्य सेवा दे रहे थे। राजस्व के क्षेत्र में बहुत प्रवीण थे ये, क्योंकि पेशवा का पद था। तो यानी कि आप देखोगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर थे। लेकिन जब धनाजी जादव की डेथ हो जाती है, तब जो है एक जो है एक तरह से कह लीजिए चंद्रसेन जो है उनका उत्तराधिकारी होता है, उनका बेटा होता है। तो फिर वो चंद्रसेन जब ताराबाई के पक्ष में चला जाता है, तो फिर ये बालाजी विश्वनाथ इनके सेवा में आ जाते हैं, छत्रपति साहू के सेवा में। और सेना करते का एक पद बनाता है ये। और चंद्रसेन के कारण जो है ये छत्रपति साहू जी एक पद बनाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि सेना करते का पद बनाते हैं। और सेना करते के पद पर पहली नियुक्ति होती है बालाजी जो है विश्वनाथ की। तो यहीं से आप देखोगे धीरे धीरे उत्कर्ष होता है। और बाद में आप देखोगे जो पेशवा का समय है, यानी कि अगर पेशवा के कार्यकाल को हम लोग देखें, एक निगाह में आप पेशवा को भी देख लो कि पेशवा का पद महत्वपूर्ण होता है 1713, और 1713 में ये आते हैं और 1818 में ख़त्म हो जाते हैं।
और इन्हीं के समय में होगा क्या, एंग्लो मराठा वार। इन्हीं के समय में आंग्ल मराठा लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि ये तो विघटित हो जाते हैं संगोला की संधि से। और इसमें आप देखोगे कि एक से एक पेशवा आएंगे, जैसे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बहुत योग्य पेशवा, और इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया। और इसके बाद आएंगे बाजीराव फर्स्ट, वही बाजीराव फर्स्ट मस्तानी वाले। और इसके बाद आएंगे बालाजी बाजीराव, यानी कि बालाजी बाजीराव, या इन्हें बालाजी सेकंड भी आप कह सकते हो, या इन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। नाना साहब इनके टाइटल है, और बालाजी सेकंड भी इनको आप कह सकते हो। इसके बाद पेशवा आएंगे आप देखो माधव राव, और माधव राव के बाद आएंगे जो है नारायण राव, और नारायण राव इनके भाई हुआ करते थे। नारायण राव के बाद आप देखोगे कि नारायण राव के ही समय में रघुनाथ राव रघोबा प्रयास करेंगे, लेकिन नारायण राव के बाद जो है सवाई माधव राव आएंगे। सवाई माधव राव या सवाई माधव राव सेकंड करके। और इसके बाद आएंगे लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, जो रघुनाथ राव रघोबा के बेटे थे। यानी कि रघुनाथ राव रघोबा के कारण पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, और पुत्र के कारण दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। यानी कि आप सोचो कि अगर कहा जाए कि बिल्कुल एकदम अपने को निम्न स्तर तक गिरा के और अंग्रेजों से समझौता कर लेना, उधर सूरत की संधि होगी और इधर बेसीन की संधि होगी। सूरत के संधि से आप देखो उधर शुरू हो जाता पहला एंग्लो मराठा, इधर दूसरा एंग्लो मराठा। शुरू होने से पहले ही बेसीन की संधि हो गई। तो हमें इधर पेशवा को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ आप देखोगे इन पेशवा के बारे में तो 1713 से शुरू होता है और 1720 तक, और इनके मध्य की जो घटनाएं हैं, क्योंकि लेटर मुगल इंडिया है, लेटर मुगल इंडिया को हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है। और 1720 से लेकर आप देखोगे 40 तक ये साम्राज्यवादी हैं, और ये विस्तार करते हैं बुंदेलखंड, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि गुजरात, बुंदेलखंड, भोपाल, यानी कि आदि क्षेत्रों पर ये अधिकार कर लेते हैं, मालवा आदि क्षेत्रों पर साम्राज्य विस्तार करते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि पानीपत के थर्ड युद्ध के समय में ये रहते हैं पेशवा, और उसी शौक के कारण इनकी डेथ हो जाती है। फिर आते हैं माधव राव, और फिर ये 72 तक रहते हैं, 72 से 73 तक ये रहते हैं। और चचा भतीजे में लड़ाई हो जाती है, रघुनाथ राव रघोबा अपनी दावेदारी पेश करता और इनको जो है स्लैप कर देता, चाकू से हत्या कर देता है। और इसके बाद ये छोटा सा बच्चा आएगा, 1795 तक रहेगा। और इसके बाद जो है 1795 से आप देखोगे कि 1795 से लेकर 1795 से लेकर और 1818 तक रहते हैं। तो ये पूरा समय है इनका। और 1818 में आप देखोगे इन्हीं के समय में 2 आंग्ल मराठा लड़ाइयाँ होंगी, और एक आंग्ल मराठा लड़ाई कहाँ होगी, सवाई माधवराव के समय। और यहीं पर आप देखोगे कि बाजीराव सेकंड के ही समय में, क्योंकि यहाँ तो आप देख सकता आ जाती है, बार भाई परिषद का गठन करना पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल अल्पायु क्या, बिल्कुल बच्चा ही था, शिशु, बिल्कुल शैशवा अवस्था में इसको मिला था। तो बार भाई परिषद में आप देखोगे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, यानी कि 12 महाराष्ट्र के नेता इसमें रहते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्हीं के समय में 3 लड़ाइयाँ होती हैं, और उन तीनों लड़ाइयों को हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैसे लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देखें इनके बारे में कि ये क्या सोचते हैं। यानी कि अब आप देखो कि आंतरिक लड़ाई कैसी हो रही है, पेशवा बनाम छत्रपति की लड़ाई हो जा रही है। यानी कि एक तरह से अगर आप अध्ययन करो मराठा साम्राज्य का, तो यहाँ जो लड़ाई शुरू हो रही है पेशवा बनाम छत्रपति,
पेशवा बनाम छत्रपति की जो लड़ाई होती है, इसमें आप देखो ये अंतर्द्वंद इनके पतन का कारण बनता है। क्योंकि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान में जो पेशवा हुआ करता था, उसके ताकत को लोगों ने विघटित किया। बाद में आप देखोगे पेशवा का नामो निशान भी नहीं देखने को मिलता। फिर 7वें पेशवा के रूप में उभरते हैं आपके पहले महत्वपूर्ण पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो अगर पहले महत्वपूर्ण पेशवा आ जाए तो बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसका नाम लिया जाता है, यानी कि बालाजी विश्वनाथ, यानी कि सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा कन्फेडरेसी आफ्टर शिवाजी। तो बालाजी विश्वनाथ यानी कि दक्कन के 6 सूबों से चौथ वसूलने का राइट, जो आपने देखा कि फर्रुख सियर के समय में संधि हो जाती है दिल्ली की, यानी कि 1719 में एक मैग्ना कार्टा होता है। 1719 में हुसैन अली और पेशवा बालाजी बाजीराव यानी कि बालाजी विश्वनाथ के देखरेख में एक संधि होती है, जिसमें ये कहते हैं, आश्वासन देते हैं मुगलों को कि 15,000 हम जो है घुड़सवारों को लेकर आपको मदद देंगे, सैन्य मदद देंगे, और 10 लाख रुपए भी आपको हम देंगे वार्षिक। और उसके एवज में ये क्या देंगे, दक्कन के 6 सूबों से चौथ देंगे। चौथ और सरदेश मुखी पर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि इनके माली हालत को देखा जाए तो इनके 2 प्रांत हुआ करते थे, एक मुगलई प्रांत हुआ करते थे और एक स्वराज्य प्रांत हुआ करते थे। तो जो कह लीजिए कि इनके क्षेत्र में आते थे, जिनके वैलीड कह लीजिए कि एक तरह से थे, वहाँ से ये सरदेश मुखी की वसूली करते थे, यानी कि टोटल इनकम का 1/10 ये सरदेश मुखी लेते थे, और टोटल प्रोडक्शन का आप देखोगे 1/4 चौथ लेते थे। चौथ का मतलब चौथाई। अच्छा, चौथ भी आप गौर करोगे तो कोई नई संकल्पना नहीं है। आपको याद होगा कि गुजरात के क्षेत्र में वहाँ के जो जमींदार वसूल करते थे, एक नाम था जिसको कहते थे बंट। बंट भी टोटल प्रोडक्शन का 1/4 होता था, वो वहाँ वसूल किया जाता था। एक आप नाम सुनेंगे बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे जो है सिख सरदारों में आप देखोगे तो एक सरबत खालसा गुरुमत्ता और राखी प्रथा देखने को मिलती है, जिसमें जो राखी प्रथा है, वो राखी प्रथा जो दल खालसा कपूर सिंह फैजलपुरिया के द्वारा दल खालसा की स्थापना की गई, और राखी प्रथा शुरू हुई 1753 में। और जब 1753 में राखी प्रथा शुरू हुई तो उसमें प्रोडक्शन का 1/5 लिया जाता था। यानी कि आपको अगर सुरक्षा लेना है, सिख सरदारों से आपके मान जो है आपका रक्षा करना है, तो आप उसके एवज में क्या दो, राखी दो, राखी प्रथा। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है चौथ। तो चौथ टोटल प्रोडक्शन का 1/4 जो इनके आर्थिक समृद्धि का आधार बना, चौथ और सरदेश मुखी। इसके कारण हम लोग कहते हैं कि सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा कन्फेडरेसी आफ्टर शिवाजी। तो ये चीज़ ध्यान रखना महत्वपूर्ण पेशवा। और इसके बाद आप देखोगे बाजीराव फर्स्ट के बारे में आप जानते ही हो, यानी कि शक्ति के अवतार, फाइटिंग पेशवा, इनकारनेशन ऑफ एनर्जी। खेमे में पैदा हुआ, खेमे में ही मर गया। और इनके समय में आप देखोगे तो इनकी एक छत्रपति साहू जी महाराज से ये कहते हैं कि आओ इस जर्जरित तने के वृक्ष पर प्रहार करें, इस वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। और बार बार ये कोटेशन आता है कि ये कोटेशन किसने किससे कहा। तो इन्हें छत्रपति साहू जी महाराज से कहा कि आओ इस जर्जरित वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयमेव गिर जाएंगी। तो बड़ी योग्य पेशवा, जितने अंतर्द्वंद थे। आप दभोई का युद्ध देखो जिसमें सेनापति मारे गए, आप देखो मल्हारपुर का युद्ध देखो जिसमें श्रीपत राव प्रतिनिधि थे वो मारे गए। वारणा की संधि हो गई, वारणा के संधि से जो आप देखो कि जो इनके दूसरे थे जैसे शिवाजी सेकेंड, संभाजी सेकेंड,
अपने दावेदारी का हक करते थे कि हम मराठा साम्राज्य को 2 भागों में बांट लेंगे। एक कोल्हापुर सेंटर था और एक सतारा सेंटर था, क्योंकि ताराबाई के बाद आप देखोगे राजसबाई का पुत्र हुआ करता था संभाजी द्वितीय, उसने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। तो जो 1731 की वारणा की संधि होती है वो भी इनके कौशल का परिणाम है, बाजीराव फर्स्ट के। तो कई मौका ऐसे आया है, और वारणा के संधि से आप देखोगे कि प्रभुत्व स्वीकार कर लेते हैं कोल्हापुर वाले छत्रपति साहू जी का। तो छत्रपति साहू जी को छत्रपति बनाना या एक तरह से उनकी हैसियत को स्ट्रांग करना, वो बाजीराव फर्स्ट का ही काम। बाजीराव फर्स्ट ने उनको बढ़ाया और मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात आदि हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और जब बुंदेलखंड में ये आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वहाँ आप देखोगे कि जो बंगस पठान था वो अटैक कर गया था और जगह जगह पर लड़ाइयाँ कर रहा था, जो इलाहाबाद का सूबेदार और उधर पठान यानी फर्रुखाबाद का संस्थापक। और जब ये पहुँचे पूरी सेना लेकर, तो वहीं पर छत्रसाल जो था वहीं पर मस्तानी से इनकी मुलाकात होती है, नित्यांगना, बुंदेलखंड अभियान के समय। और इनका जो अंतर्द्वंद है वो आप हैदराबाद के निजाम से समझो। हैदराबाद के निजाम को इन्होंने मदद दिया कि वो स्थापना कर ले जो है ये हैदराबाद की। और 1700 आप देखो 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध होता है और उसमें मुबारिस खां जो है वो एक तरह से पराजित होता है, और सकूर खेड़ा के युद्ध में इन्होंने साथ दिया, बाजीराव फर्स्ट ने, यानी कि निज़ामुल मुल्क का साथ दिया। और निज़ामुल मुल्क से जब जब युद्ध हुआ तब तब इनकी जीत हुई। जैसे आप देखो कि वहाँ लड़ाई हुई है, मुंगी सिवगांव की संधि हुई है, यानी कि पालखेत की लड़ाई हो गई है 1727 में, और पालखेत की लड़ाई से मुंगी सिवगांव की संधि होती है हैदराबाद के निज़ाम के साथ। और फिर जो है मोहम्मद शाह रंगीला अपॉइंट करता है हैदराबाद के निज़ाम को इनके विरुद्ध, जो है बाजीराव से फर्स्ट के विरुद्ध। तब भोपाल के समीप लड़ाई होती है, भोपाल का युद्ध होता है, और वो स्टेप भी इन लोगों का पूरा नहीं होता है, और वहाँ दुरई सराय की संधि हो जाती है। और उसके बाद आप देखोगे कि उधर का पूरा समस्त इलाका जो है इनके अधिकार में आ जाता है। और ये जो है लड़ाई 1737 की है, 1738 में दुरई सराय की संधि होती है। तो एक 1728 में मुंगी सिवगांव की संधि और एक 1738 में दुरई सराय की संधि, ये हमें याद रखना। और वो होती किससे? बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद के निज़ाम यानी कि चिनकिलिस खां, निज़ामुल मुल्क, आसफ जां, वही कमरुद्दीन। जब जब लड़ाइयाँ होती तो आप देखो बिना युद्ध के ही एक तरह से कह लीजिए कि संधि हो जाती, क्योंकि बहुत ही फाइटिंग पेशवा, इरादों का बहुत पक्का जो है पेशवा, और एक तरह से ज़बरदस्त सेना। तो लड़ाकू पेशवा के नाम से इनको जाना जाता था। और आप देखो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरे साम्राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने वाले पेशवा बाजीराव फर्स्ट। और इनके बारे में कहा जाता था कि हैंड टू एग्जीक्यूट एंड माइंड टू कंटेम्पलेट, मस्तिष्क मिला है सोचने के लिए और हाथ मिला है अंतिम परिणति देने के लिए। और इसके बाद आप देखोगे बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव का जो समय है वो देखो आप 1740 से 61 का समय है, क्योंकि नादिर शाह के अटैक हो चुके हैं। 39 में नादिर शाह के अटैक हुए, 47 में आप देखोगे नादिर शाह की डेथ हो जाएगी, 48 में लगातार अटैक होंगे अहमद शाह अब्दाली के, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के अटैक होंगे तो भिड़ंत होगी मराठों से, क्योंकि मराठों ने पूरा मुगलों का बिल्कुल जिम्मेदारी ले लिया है कि हम रक्षा करेंगे। और जब कोई दिल्ली में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी इनसे। और जब वो पंजाब के क्षेत्र में या दिल्ली में किसी को बैठा के जाता था अहमद शाह अब्दाली, तो ये जो है मल्हार राव होलकर और ये रघुजी भोसले ये इंटरफियर करके उसको हटा देते थे। इनसे भिड़ंत हो जाती है और लिहाजा होता है पानीपत का 3rd बैटल, यानी कि अहमद शाह अब्दाली अपने 5वें अटैक में
पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, जिसमें आप देखोगे हर घर से जनाजे उठते हैं। यानी कि जो मुख्य कमांडर इन चीफ है सदाशिवराव भाऊ, जो सहायक कमांडर इन चीफ है विश्वासराव, वो मारे जाते हैं। इब्राहिम खां गार्दी जो तोप चला रहा था, तोपची, वो भी घायल होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। हर घर से, सर जदुनाथ सरकार ने लिखा, हर घर से जनाजे उठे। और ये अपने पक्ष में, यानी कि इस युद्ध में आप देखोगे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला साथ दे रहा अब्दाली का। इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय साथ दे रहा अब्दाली का। इस युद्ध में जाट सरदार, आप देखो जाट जो हैं भरतपुर वाले, सूरजमल, वो भी मराठों से अलग हैं, जो जाटों के अफलातून के रूप में फेमस हैं, वो भी मराठों का साथ नहीं दिए और अंततः जो है मराठों को अकेले ही लड़ना पड़ा। अब बड़ा दुखदाई रहा। और आप देखोगे एक ज्वेलरी जो था, एक हीरे का व्यापारी काशीराज पंडित, आंखों देखे हाल का वर्णन आके कूट शब्दों में बताता है। और काशीराज पंडित का जो बयान है वो कहता है, जौहरी के भाषा में अपनी बोलता है और कहता, 2 मोती विलीन हो गए, 22 मन सोने की मोहरें लुप्त हो गई। यानी कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 मन सोने की मोहरें। 2 मोती का मतलब कमांडर इन चीफ और असिस्टेंट कमांडर इन चीफ मारा गया। 22 मन सोने की मोहरें लुप्त हो गई, यानी कि 22 सैन्य टुकड़ियों के कमांडर इन चीफ मारे गए। और सोने यानी कि चांदी और तांबे की तो बात ही क्या है, यानी कि मावले प्यादों की तो बात ही क्या है, कितने सैनिक मरे गलियों में, पूरा सुनसान हो गया, व्यापक नरसंहार हुआ। और उसी साक में आप देखो कि पेशवा बालाजी बाजीराव का देहांत हो जाता है, नाना साहब और बालाजी सेकंड। और इन्हीं के समय में आप देखोगे कि मराठे बार बार अटैक करते हैं। अली वर्दी खां बंगाल का नवाब हुआ करता था और लास्ट में 1751 में अली वर्दी खां संधि कर लेता है और उड़ीसा दे देता है इनको, मराठों को। आपस में ही लड़ते थे और वो बात देख रहे हैं, यूरोपी भी देख रहे हैं, अन्य ताकतें भी देख रही हैं कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम आ रहा है उसमें कोई न कोई तो भरेगा। ये पूरी स्थिति को हम लोगों को दिमाग में रखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाए। यानी कि आपसी प्रतिद्वंदिता देखो, आप आपसी लड़ाई देखो। और इसके बाद आप देखो कि फिर आते हैं माधवराव, और माधवराव आते हैं तो माधवराव बड़े ही शक्तिशाली पेशवा। और माधवराव आप देखोगे मैसूर से भी और हैदराबाद के निजाम से भी चौथ की वसूली करते हैं। यानी कि ये भी ताबड़तोड़ आक्रमण करते हैं। उधर मैसूर विस्तार करना चाह रहा है, उधर कंपनी विस्तार करना चाह रही है, यानी कि उधर मद्रास में कंपनी विस्तार करना चाह रही है, बंबई में कंपनी विस्तार करना चाह रही, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद उसके इरादे ही बदल गए बिल्कुल। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो स्थिति वहाँ बंगाल में है, वही स्थिति वो मद्रास और बंबई में लाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लड़ाई होना ही है इन शक्तियों से। तो ये चीज आप देखो कि माधवराव के समय में एक व्यक्तित्व उभर कर आता है, रघुनाथराव रघोबा, और उसने मराठा साम्राज्य के बंटवारे की बात कर दिया, डिमांड रख दिया। तो जब तक माधवराव था तब तक तो जेल में पड़ा रहा। लेकिन माधवराव का आप देखोगे ट्यूबरकुलोसिस से अचानक डेथ हो जाती है और 1772 में इनकी डेथ हो जाती है। और यही माधवराव हैं जो कि एक तरह से कह लीजिए कि जो भटक रहा था मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, उसको ले जाकर स्थापित कराते हैं दिल्ली के गद्दी पर। यही माधवराव जो साथ नहीं दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का, उसको अपने संरक्षण में ले जाकर और दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं। और बाद में आप देखोगे कि शाही हरम में घुसकर और गुलाम कादिर जो रुहेला सरदार था, वो शाह आलम सेकंड की आंख ही निकाल ले गए। ऐसे दिन भी आ गए बादशाह के। तो ये चीज दिमाग में रखना है। अब इनकी डेथ हो जाती है माधवराव की। तो ग्रांट डफ ने लिखा हिस्ट्री ऑफ मराठवाड़ा में कि पानीपत का युद्ध उतना खतरनाक नहीं रहा, उतना दुखदाई नहीं रहा, जितना इस मराठे की असामयिक डेथ हो गई।
और इसके बाद सिविल वार शुरू हो जाता, फिर अंग्रेजों के राज आ जाते हैं। क्योंकि रघुनाथ राव रघोबा जो कैद में था वो कैद से छूटा, और इसके बाद आता है यहाँ और दावेदारी पेश करता है, और यहाँ नारायण राव को बनाया जाता है, तो नारायण राव को वो हत्या कर देता है। और जब नारायण राव की हत्या कर देता है तो नारायण राव की जो विधवा गंगाबाई हैं उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, सवाई माधवराव द्वितीय, और उसको पेशवा बनाया जाता है, जबकि कुछ माह का था और उसको पेशवा बनाया जाता है। और ऐसे ही समय में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है कौन? रघुनाथ राव रघोबा। और ऐसे ही समय में ये मुंबई में जाकर और जो है कंपनी के साथ सूरत की संधि कर लेता है, और बेसिन और सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देता है, और अंग्रेजी रेजिडेंट यानी कि अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कर लेता है। यहाँ से आप देखो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और सिविल वार की स्थिति आ जाती है। यानी कि ये जो प्रकरण है इसको हम लोगों को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से इसको ध्यान में रखना है। और इस समय में अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं एंग्लो मराठा वार पर, जो बड़ा ही कर लीजिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको आप देखो कि कैसे कैसे अंग्रेज इंतजार कर रहे थे, और अंग्रेज सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार अगर किसी को समझते थे तो इन्हीं को समझते थे। लेकिन आप देखो कि सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार इनको समझते थे, और अहमद शाह अब्दाली ने इनको इतना ज़्यादा विघटित कर दिया इनकी ताकत को कि उठने के बाद फिर आप देखो सिविल वार ही शुरू हो जाता। अब देखो कैसी स्थिति आती है, यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अगर आप देखो, एंग्लो मराठा वार यानी कि 1775 से लेकर और 1818 के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्ध होंगे, जिसमें पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये आपका होगा 1775 से शुरू होगा और 1782 के बीच में होगा। अब देखो आप पूरा इसका स्टडी करना आप, और इसमें ताबड़तोड़ कई संधियां होंगी। एक तो सूरत की संधि होगी, सूरत की संधि ये बम्बई के साथ होगी। एक तरफ बम्बई है यानी कि अंग्रेज हैं, EIC है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, एक तरफ से अंग्रेज, और एक तरफ जो है अपने जो है रघोबा हैं, रघुनाथ राव रघोबा के बीच में होती है। इसके बाद आप देखो अर्रास का युद्ध हो जाता है, और ये संधि जो होती है 1775 में ही होती है, और ये युद्ध भी 1775 में ही होता है। इसके बाद आप देखो कि पुरंदर की संधि होती है, फिर पुरंदर की संधि होती है, और ये संधि जो है 1776 में होती है। और ये किसके साथ होती है, यानी कि ये बंगाल के साथ होती है, और बंगाल और प्लस जो है ये होती है सवाई माधवराव के साथ, यानी कि जो पेशवा है उसके साथ होती है। अब देखो आप, और इसके बाद जो है तलगांव का युद्ध हो जाता है, तलैया या तलगांव का युद्ध हो जाता है, जिसमें अंग्रेजी सेना की बुरी तरह पराजय होती है, और फिर बड़गांव का समझौता होता है, और फिर होता है बड़गांव का अपमानजनक समझौता होता है। बड़गांव की संधि होती है, और बड़गांव की संधि बहुत अपमानजनक होती है, और ये होती है 79 में, ये याद रखना आपको क्रम से। और ये तलगांव का युद्ध होता है, तलैया या तलगांव का युद्ध 1779। अब आप देखो कि बड़गांव की जो संधि होती है, तो ये बम्बई वाले जो अंग्रेज होते हैं वो रघोबा के साथ सूरत की संधि कर लेते हैं। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि आप देखो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। अब यहाँ पर आप स्टडी करोगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
अब ये बीच में दमक गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, यानी कि अन्य दोनों प्रेसिडेंसियों पर उसकी हुकूमत चलेगी, वो अधिकरण करेगा, उसके बिना पूछे काम कोई नहीं कर सकता। यानी कि अब आप देखो कि यानी कि सुप्रीमेसी किसकी है, बंगाल की है, और डिसीजन कौन ले रहा, बंबई वाला ले रहा, क्योंकि मद्रास बंबई अन्य प्रेसिडेंसी भी थी। अब ये चीज नागवार लगी, और जब नागवार लगी तो इन्होंने जो है पुरंदर की संधि कर लिया, यानी कि बंगाल का जो नवाब यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग, अब वो इसके अगेंस्ट क्या कर लेगा, पुरंदर की संधि कर लेगा। और जब पुरंदर की संधि कर लेगा, और इसके बाद आप देखो कि पुरंदर की संधि करने के बाद तलगांव में लड़ाई हो जाती है, और जिसके कारण इनकी बुरी तरह पराजय होती है और बड़गांव का समझौता करना पड़ता है। यानी कि जब पुरंदर की संधि हो जाती है तो ये दोनों सूचनाएं पहुंचती हैं कहाँ, लंदन, क्योंकि आप जान ही रहे हो ये कौन सा दौर चल रहा, ये वणिकवाद वाणिज्यिक पूंजीवाद का दौर चल रहा। ऐसे दौर में अंग्रेजों को क्या चाहिए, बिल्कुल कच्चा माल चाहिए हमें, यानी कि हमारी जो वस्तुओं को ले जाएंगे वो हमारे ही धन से लगा के ले जाएंगे, यहाँ युद्ध करने के लिए ज़्यादा धन नहीं लगाएंगे। लेकिन आप इस दौर का अध्ययन करो, इसी दौर में प्रथम यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ अंग्रेज जो है कई शक्तियों से मुकाबला कर रहे हैं, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हो रहा है इसको भी ध्यान रखना है। और ये 1780 से 84 के बीच में हो रहा, और मंगलोर की संधि से ये खत्म होगा, और सालबाई के संधि से बीच में ये समाप्त होगा। यानी कि अभी अंग्रेजों का टारगेट क्या है, मैसूर को ठिकाने लगाना। तो मराठों को बीच में रोक लेंगे, क्योंकि दोनों युद्ध एक साथ शुरू हो जा रहा। तो यहाँ सालबाई की संधि करके 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित कर देंगे, और फिर इनको समझ लेंगे, क्योंकि अब इनके साथ संधि हो जाएगी तो मराठे कभी इनके विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देंगे, इनका साथ देंगे नहीं। तो आप देखेंगे तीसरे और चौथे युद्ध में मराठे अलग रहे, जबकि पहले दूसरे युद्ध में देखो मराठों को जो है ज्वाइन कर लेते थे हैदर अली। यानी कि एक समय में कई चीज़ों को समझना, और एक तिकड़ी और आपको समझना, क्योंकि 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हो जाएगी, अमेरिका इनके हाथ से निकल जाएगा। इस तिकड़ी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1776 आप देखोगे तो जब अमेरिका इनके हाथ से निकल जाता है तो कच्चा माल मिलना बंद हो जाता है। और अमेरिका से लाते क्या थे, अमेरिका से कपास लाते थे, और मैनचेस्टर के बाजार में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, और उसको विनिर्मित करके और अफ्रीका में ले जाके उसको खपत करते थे, और अफ्रीका से दास ले जाते थे और अमेरिका में बेचते थे, और अमेरिका वाले उससे खेती करवाते थे दासों से। दास प्रथा आपने पढ़ा ही होगा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा खत्म की गई 1864 में जाकर, 63-64 में। तो आप एक चीज देखो कि वहां एक तिकड़ी बनी हुई है, यानी कि ब्रिटेन वाला क्या है, कपास उठा रहा अमेरिका से और खपत कर रहा अफ्रीका में, अफ्रीका से दास उठा रहा और खपत कर रहा अमेरिका में। जब अमेरिका हाथ से निकल जाएगा तब इनकी निगाहें कहाँ टिकेंगी, मराठा पर। इसीलिए तो प्रथम मराठा वार हुआ। और जब मराठों पर टिकेंगे, क्योंकि काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास के लिए वो उर्वर क्षेत्र है, तो इनको कच्चे माल चाहिए कपास, और उसके लिए आपने देखा कि बरार का विलय, अवध का विलय आगे चल के होगा कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। तो इनको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मैनचेस्टर और ग्रेट ब्रिटेन में, उसके लिए जो है कच्चा माल चाहिए, और बने बनाए माल के लिए मार्केट चाहिए। ये दोनों बातों को ध्यान में रख के ये वार कर रहे हैं। अब जब दोनों खबर ये पहुंची कहाँ, दोनों खबर पहुंची ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास लंदन में, तब उन्होंने इस युद्ध को जो है मना कर दिया, पुरंदर की संधि को रिजेक्ट कर दिया, और इस संधि को जो है ट्रिक कर दिया। और जब इस संधि को ट्रिक कर दिया तो ये बहुत बड़ा अपमान हुआ।
अब ये मान तो गया जो है पुरंदर की संधि। उसके बाद आप देखोगे जब इसके साथ हो गए तो जो तलगांव का युद्ध हुआ, बड़गांव में बहुत अपमानजनक इनकी हुई और दोनों क्षेत्र को वापस करना पड़ा। बड़गांव की संधि बहुत अपमानजनक। इसके बाद आप देखो कि ताबड़तोड़ आक्रमण करता है कौन, जो है वॉरेन हेस्टिंग। पूना के तरफ से गोडार्ड के नेतृत्व में और पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर के तरफ से अटैक करता है। और पूना की तरफ से जो अटैक करता है उसमें तो पराजित होता है, लेकिन जो ग्वालियर की तरफ से अटैक होता है पोफम के नेतृत्व में, उसमें उसकी विजय होती है। और जब विजय होती है तो वहीं संधि हो जाती है सालबाई की संधि। यानी कि लास्ट में आप देखोगे इस युद्ध की समाप्ति किससे होती है, यानी कि सालबाई के संधि से हो जाती है। सालबाई के संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है और सालबाई की संधि 1782 में होती है और 20 वर्षों के लिए शाश्वत मित्रता इनमें स्थापित हो जाती है। यानी कि 20 वर्षों के लिए आप देखो कि अंग्रेज जो है अपने पक्ष में, यानी कि मराठे जो है वो शांत हो जाते हैं 20 वर्षों के लिए। और 20 वर्षों का मतलब आप समझ ही रहे 1802, तब तक मैसूर का खात्मा हो जाएगा। 1799 में मैसूर समाप्त हो जाएगा। ऐसे आप देखो कि एक ताकत उभर रही है, एक जो है जा रही है और अंग्रेज उसको जो है धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा हमें वो तिकड़ी याद रखना है, यहाँ की स्थिति याद रखना है, बंबई सरकार को याद रखना है, रघोबा को याद रखना है, पुरंदर की संधि को याद रखना है और सालबाई की संधि को याद रखना है। इसके बाद आप देखो कि धीरे धीरे वो समय आता है जब आप देखोगे कि सेकेंड वार शुरू होता है। और सेकेंड जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसका परिवेश का आप अध्ययन करो। आंग्ल मराठा युद्ध होगा, इस समय तक मैसूर खत्म हो चुका है और ये जो युद्ध है ये इससे युद्ध के प्रारंभ में ही आप देखोगे तो 1802 में ये पेशवा जो है बेसिन की संधि कर लेगा। यानी कि बेसिन की संधि कर लेगा, ये बेसिन की संधि कर लिया, यानी कि अपने को सरेंडर कर दिया और अंग्रेजी का उसमें चला गया, अंग्रेजी संरक्षण। और लॉर्ड वेलेस्ली बहुत खतरनाक, लॉर्ड वेलेस्ली को यह आदेश मिला था वहां से, लंदन से, कि आप बिना युद्ध किए कोई ऑप्शन निकालो। जैसे वो नहीं आप देखते थे कि वो जो घोड़ा होता था, जो यज्ञ होती थी, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा जाता था और जो ऑब्जेक्शन करता था उसको वहीं सही कर दिया जाता था। वैसे ही ये प्रमाण पत्र रखते थे, सहायक संधि के पत्र रखते थे, यानी कि उसकी सेना भंग कर देते थे, अपनी सेना रखते थे, उसका भूभाग छीन लेते थे, उससे डिफेंस ले लेते थे, उससे फॉरेन अफेयर्स ले लेते थे, उसकी सेना की जो भंग कर देते थे, यानी कि सारा उसका, और कहते थे आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करें। तो सब्सिडरी अलायंस लेके आया कौन, ये 1857 के विद्रोह के लिए बहुत खतरनाक बनेगा। और आप देखो कि सहायक संधि की शर्तों को आप देखो कि धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया। हैदराबाद पहली बार स्वीकार किया, फिर आप देखो कि मैसूर स्वीकार कर लिया, मैसूर सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, तंजौर हस्ताक्षर कर दिया, फिर आप देखो अवध हस्ताक्षर कर दिया, अवध को शामिल कर लिए, फिर आप देखो पेशवा आ गया, पेशवा आ गया, फिर आप देखो भोसले आ गया, फिर आप देखो सिंधिया आ गया। यानी कि इतने लोगों को सहायक संधि करने के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया। अब इस युद्ध में आप देखोगे तो जो बड़ौदा का गायकवाड़ है वो अलग है। 5 भागों में ये विभाजित हो जाता है पूरा मराठा साम्राज्य। यानी कि इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, पूना में पेशवा और नागपुर में भोसले। ये 5 ताकतें होती हैं जो आपस में लड़ती हैं और 1 बाय 1 अंग्रेज इनको सही कर देते हैं। जिसमें आपको देखो कि यहाँ 3 ताकतें, यानी कि 3 ताकतें तो ऐसे ही दिख रही हैं, पेशवा, भोसले और सिंधिया। यानी कि आप देखो कि 1798 में यहाँ शुरू होती है और 1799 में यहाँ संधि होती है, 1799 में यहाँ होती है, 1801 में अवध के साथ हो जाती है, 1802 में आपने देखा ही पेशवा के साथ,
1803 में भोसले आ जाता है, 1804 में सिंधिया के साथ हो जाती है। यानी कि ये सहायक संधि के प्रपोजल को लेकर आप देखोगे इसमें शामिल हो जाते हैं। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पहले ही पेशवा जो है, और जब पेशवा समझौता कर लेता है तब इनको गुस्सा आता है, यानी कि होलकर, यशवंतराव होलकर, और महादजी सिंधिया की भी डेथ हो जाती है। अब इसको 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 1795 में एक तो पेशवा की डेथ हो जाती है, पेशवा की डेथ हो जाती है, महादजी सिंधिया की डेथ हो जाती है, महादजी सिंधिया की डेथ हो जाती है, पेशवा आत्महत्या कर लेता है इसी समय। और 1700 ईस्वी में आप देखो, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। और नाना फडणवीस की जब डेथ हो जाती है तो रही सही सूझबूझ भी खत्म हो जाती है। यानी कि ताबड़तोड़ इन लोगों की मृत्यु होती है। और इसके बाद वही रघोबा का बेटा बाजीराव सेकंड जो है बनता है, जो बाजीराव सेकंड यहाँ हस्ताक्षर कर लेता है संधि पर, जहाज पर जाकर ही बेसिन में अंग्रेजों से समझौता कर लेता है। और जो नागवार लगता है किसको, भोसले और पेशवा को, होलकर को। और इसके बाद दौलत राव सिंधिया आते हैं, और दौलत राव सिंधिया और पेशवा ने मिलकर जो यशवंत राव होलकर था उसके भाई बिठो जी की हत्या कर दिया। और जब बिठो जी की हत्या हो जाती है तो फिर यशवंत राव होलकर चढ़ाई कर देता है पुणे में। और जब पुणे में चढ़ाई कर देता है तो एक तरह से कह लीजिए वार शुरू हो जाता है। और बाद में महिदपुर के युद्ध में, सीतावल्दी के युद्ध में ये पराजित होते हैं। और धीरे धीरे इनसे संधि हो जाती है, जिसमें आप देखोगे भोसले के साथ जो समझौता होता है, भोसले के साथ जो संधि होती है वो नागपुर की संधि होती है। सिंधिया के साथ जो संधि होती है वो सुरजी अर्जुनवाला की संधि होती है। सिंधिया के साथ संधि हो जाती है 1804 में, और जिसको कहते हैं सुरजी अर्जुनवाला की संधि। अर्जुनवाला की संधि, सीतावल्दी में ये पराजित होते हैं। और इसके बाद लास्ट आप देखोगे महिदपुर में पराजित होता होलकर, और उसके साथ होती है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि हो जाती है, और राजपुर घाट की संधि होती है, और 1806 में राजपुर घाट की संधि हो जाती है। और इस तरह से आप देखोगे कि यानी कि होलकर, सिंधिया और भोसले ये तीनों 1 बाय 1 संधि को हस्ताक्षर कर लेते हैं, और यहाँ जो है मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है राजपुर घाट की संधि से। इसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे इन्हें खुद लगने लगा, पेशवा को भी लगने लगा कि हमने जो है अपना सारा दाव जो है, आन मान शान बेच दिया अंग्रेजों को, अब एक बार लड़ाई लड़ना चाहिए अंग्रेजों के साथ। लेकिन अब तो ये ताकतें विघटित हो गई हैं। और ऐसे ही परिवेश में 1813 में आता है कौन, सर्वश्रेष्ठता की नीति के लिए आता है आपका जो है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का भी दमन शुरू कर दिया और मराठों से भी युद्ध छेड़ दिया। और ये लड़ना भी चाह रहे थे, इसलिए आप देखो जगह जगह पर। और उसमें आप देखोगे जैसे किरकी की लड़ाई होती है, अस्टी की लड़ाई होती है, कोरेगांव की लड़ाई होती है, और बाद में पेशवा जो है पूना की संधि कर लेता है। यानी कि छोटा युद्ध है। और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध आप देखोगे, थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये 1817 में शुरू होता है और 1818 में समाप्त हो जाता है। और 1818 में पूना की संधि हो जाती है, और जगह जगह पर ये पराजित होता है पेशवा। और पूना की संधि से आप देखोगे इसको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर और कानपुर के निकट बिठूर में निर्वासित कर दिया जाता है। और वही निर्वासन में 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं आप देखोगे इसके दत्तक पुत्र रहते हैं नाना साहब, जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि नाना साहब ने अपने ट्रस्टेड एडवाइज़र अजीमुल्ला खां को लंदन भेजा अपने पेंशन और पेशवा पद के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। इसके बाद नाना साहब जो है वहाँ से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे कैसे मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है
और मराठों में आपसी विघटन इनके पतन का कारण बनता है। और ये जब पूना की संधि हो जाती है तो 1818 में यहाँ एक इनका वंशज रहता प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह को ये जो है दे देते हैं सतारा में छत्रपति बना देते हैं, और पेशवा जो है अपना उसको निर्वासित कर देते हैं। और आप सोचो कानपुर के बिठूर में निर्वासित करते हैं, यानी कि मराठा साम्राज्य से बाहर निकाल देते हैं ताकि ध्रुवीकरण न हो सके। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पूरे मराठा साम्राज्य को, और इसको हम लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया। और आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसको सुनना, क्योंकि सारी परिस्थितियों को ग्लोबल हिस्ट्री जब तक ग्लोबल नहीं बनाओगे तब तक कमांड में नहीं आएगा। तो आप लोगों ने बड़े पेशेंसफुली और धैर्य के साथ सुना, और आप लोगों को दिल के गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ। कल हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर, और कल हम लोग एक नए साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सिख साम्राज्य। तो ढेर सारी बधाइयाँ, इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। बहुत गर्मी बहुत।